अस्सलाम वालेकुम। न्यूक्लियर फिज़िक्स 2 में हम न्यूक्लियर रिएक्शंस का चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं। दिस इज़ क्रेन, पेज नंबर 391। So nuclear reactions, one of the most fundamental aspect of nuclear physics. Uh, if an energetic particle from a reactor or accelerator or even from a radioactive source, so इनिशियली जब न्यूक्लियर फिज़िक्स का स्टार्ट था तो हमारे पास रिएक्टर या एक्सेलरेटर तो नहीं थे। सो बेसिकली हमारे पास एक न्यूक्लियर रेडियोएक्टिव सोर्स होता था और ये रेडियोएक्टिव सोर्स जो है वो न्यूक्लियर पार्टिकल्स जो है वो गिव आउट करता था। सो दिस पार्टिकल, फॉर एग्जांपल अल्फ़ा पार्टिकल, एक सोर्स अल्फ़ा पार्टिकल इमिट कर रहा है तो ये सोर्स जो है इसको एज अ मतलब पार्टिकल सोर्स यूज़ किया जाता था। इस पार्टिकल सोर्स को फर्दर हम इससे निकलने वाले पार्टिकल्स को डिफरेंट टारगेट्स पे बम्बार्ड करके देखते थे कि क्या रिएक्शन हो रहा है। सो these are allowed to fall upon a bulk matter. There is possibility of a nuclear reaction taking place. ठीक है, सो न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होगा जिसमें न्यूक्लियस जो है वो इन्वॉल्व हो और वो चेंज होगा या हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स आएंगी, इनिशियल न्यूक्लियस फाइनल न्यूक्लियस में चेंज होगा। सो वी विल सी दैट वी हैव नंबर ऑफ रिएक्शंस इन जिसमें कि डिफरेंट वेज से न्यूक्लियस चेंज होता है। The first such nuclear reaction were done in Rutherford's laboratory using alpha particle from a radioactive source. ठीक है, alpha particle were the most studied initial studied reactions जिनमें कि alpha particle जो है bombard किए जाते थे. In some of these early experiments, the alpha particle merely rebounded elastically from the target nucleus. Initially, since alpha particle coming from a radioactive source are like not very powerful and they're not very energetic, so they would simply rebound elastically from a target nucleus. वो आएंगे और इससे रीबाउंड होके किसी डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो जाएंगे एंड इन फैक्ट इसी तरह का एक रिएक्शन जो है उसके नतीजे में हमने न्यूक्लियस को भी डिस्कवर किया। सो दीज आर एवर सिंस नोन एज रदरफोर्ड स्कैटरिंग, जिसमें कि अल्फा पार्टिकल दे elastically scattered from a target nucleus. So this gave us first evidence of existence of atomic nuclei. अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड करके टारगेट न्यूक्लियस के ऊपर गोल्ड लीफ के पार्टिकल के का जो न्यूक्लियस था उसके ऊपर गोल्ड के न्यूक्लियस के ऊपर। सो we saw that most of the alpha particles are they went through the atoms as if the atoms are not there, यानी बिल्कुल खाली स्पेस है। सो ऐसे ही था कि अल्फा पार्टिकल में बम्बार्ड किए और मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल वेंट स्ट्रेट फ्रॉम दी this tissue like a leaf of gold, और कुछ जो अल्फा पार्टिकल थे they were scattered as if like with 180 degree angle. सो अल्फा पार्टिकल आया और वो किसी टारगेट न्यूक्लियस से when it hit the as the center of the nucleus, center of the atom को जब उसने हिट किया, so there was a very large पार्टिकल हैविंग पॉजिटिव चार्ज. सो वहाँ से हमने डिटर्मिन किया कि यकीनन यहाँ पे एक न्यूक्लियस है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, अदरवाइज अल्फा पार्टिकल बहुत हैवी हैं और मोस्ट ऑफ द जगह से ये तो स्ट्रेट पास कर रहे हैं, तो फिर एक जगह से जहाँ से 180 डिग्री पे वापस आ रहे हैं विच वर वेरी लाइक फ्यू प्लेसेस, most of them were passing through, but from some few places they knock out as if with 180 डिग्री एंगल. सो उससे हमने ये डिटर्मिन किया कि यहाँ पे यकीन कुछ हैवी पॉजिटिवली चार्ज जो है ना डेंस ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है एंड दैट ऑब्जेक्ट वाज नेम्ड एज न्यूक्लियस. So one of the such experiment is this alpha neutron alpha nitrogen, जिसमें कि हम अल्फा पार्टिकल को नाइट्रोजन पे बम्बार्ड करते हैं. सो उसके नतीजे में हमारे पास जो है वो ऑक्सीजन 17 बन रहा है और प्रोटॉन हमारे पास निकल रहा है. दीज आर कॉल्ड ट्रांसम्यूटेशन रिएक्शन ऑल्सो. इसमें ट्रांसम्यूट जो न्यूक्लियस है वो ट्रांसम्यूट हो जाता है. इट changes the nature of the nucleus from nitrogen to oxygen. Oxygen and nitrogen are two different elements, they have different properties. So Rutherford was able to observe a change or transmutation of nuclear species as in the reaction done in 1919 by which is this reaction. The first particle accelerator capable of inducing nuclear reaction was built by Cockcroft and Walton
ये हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर रिएक्टर्स की टाइप में कि किस तरह वो पार्टिकल को एक्सलरेट करते हैं। वन ऑफ दिस पार्टिकल एक्सलरेटर इज़ दिस, इसका मैकेनिज़्म पढ़ेंगे। सो इन 1930s फिर हमने जब प्रोटॉन को यानी एक्सलरेट किया, सो उससे फिर हमने लिथियम पे बम्बार्ड किया और हीलियम और अल्फ़ा पार्टिकल बने। सो दिस वाज दी वन ऑफ द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जिसमें कि हमने खुद पार्टिकल को एक्सलरेट करके जो है वो टारगेट पे बम्बार्ड किया था। इन दिस चैप्टर हम क्या करने वाले हैं, वी विल स्टडी दी particles, we will study the reaction in which particles that is projectile, so जो incoming particle होगा उसको हम projectile बोलेंगे। so उसको हम bombard करेंगे और reaction देखेंगे, और that incoming particle is most likely and in our case will be A is less than equal to 4 मास नंबर का न्यूक्लियस होगा। सो यानी या तो प्रोटॉन या न्यूट्रॉन या मैक्सिमम अल्फ़ा पार्टिकल जो है वो हमारे पास होगा। सो इनको जो है वो हम देखेंगे। Incident on a heavy target, there is however much current interest in reactions induced by accelerating heavy ions. For example, A is less than equal to 40, so यानी इनको हम heavy ions कहते हैं, but इनके reactions यानी ये हम study नहीं करने वाले, but ये कि there is a heavy interest in this too. But even beams as heavy as uranium are considered. So that is also going on. We also deal only with the reactions that are classified as low energy. So not only we're dealing with the projectiles having A is less than equal to 4, but also the energy of the particle is low. So the low energy reactions are of the order of 10 MeV per nucleon, ठीक है। So this is the energy order that we are going through in nuclear physics. In the energy range of 100 MeV or to 1 giga electron volt, ये मीडियम एनर्जी पार्टिकल्स मीडियम एनर्जी रिएक्शंस कहलाते हैं। इसमें मीज़ॉन प्रोडक्शन होती है एंड प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है ये आपस में अपनी नेचर चेंज कर सकते हैं, यानी प्रोटॉन न्यूट्रॉन में, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो सकता है। एट फर्दर हाई एनर्जी जिसमें कि हमारे पास 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से फिर ज़्यादा एनर्जी के पार्टिकल आ जाते हैं। सो दीज पार्टिकल्स आर क्लासिफाइड अंडर दी अनदर ब्रांच ऑफ फिज़िक्स कॉल्ड हाई एनर्जी फ़िज़िक्स, और इसमें हम रीअरेंजमेंट ऑफ क्वार्क्स को स्टडी कर पाते हैं। और इसके अलावा सारे वो जो शॉर्टली लिव्ड पार्टिकल्स होते हैं जिसको के एक्सेलरेटर्स में स्टडी किया जाता है, वो पार्टिकल्स ये हाई एनर्जी फिज़िक्स में हम पढ़ते हैं। सो मूविंग ऑन फर्दर, हमारे पास है टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, एंड वो कौन से कंजर्वेशन लॉज हैं जो कि न्यूक्लियर रिएक्शन फॉलो करते हैं। सो every kind of reaction phenomena in physics follow some kind of conservation laws, so we will see that. कहते हैं a typical nuclear reaction is written like this. So A is the projectile particle, X is the target nucleus, Y is the product nucleus, और B जो है ये हमारा आउट गोइंग पार्टिकल है, ठीक है। सो Y and B are the products of the reaction. Usually Y will be a heavy product. सो होगा ये कि X और Y दोनों हैवी होंगे। सो X जो है वो एक टारगेट न्यूक्लियस से एक जगह पड़ा हुआ है, अल्फा पार्टिकल या कोई भी इनकमिंग पार्टिकल आके इस पर जो है वो बम्बार्ड करते हैं हम, और उसके नतीजे में X जो है वो तो Y में कन्वर्ट हो जाता है और स्टिल हैवी होता है, जबकि B एक स्मॉलर पार्टिकल वहाँ से एमिट हो जाता है। दैट स्टॉप द टारगेट एंड इज़ नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड। सो Y इज़ नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड, ठीक है। वो यूजुअली Y विल बी हैवी प्रोडक्ट एंड स्टॉप्स द टारगेट एंड दैट स्टॉप्स इन द टारगेट। तो यानी ये कि जहाँ पर आपके पास अल्फ़ा पार्टिकल या इनकमिंग पार्टिकल आगे बम्बार्ड हो रहा होगा उस जगह पर ये Y बनेगा, बट इट्स नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल। वो वी विल सी कि जैसे इन रिएक्शन में ये समटाइम चेन रिएक्शन होते हैं और हम एंड प्रोडक्ट को स्टडी करते हैं। सो यानी Y को ऑब्जर्व करना डायरेक्टली जो है वो डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं किया जाता। हाँ, लेकिन जो B यहाँ से निकला है, सो हमें पता है कि X क्या है और हमें पता है कि जो B बाहर निकला है, क्योंकि ये बाहर निकला है इसको हम आगे जाके कोई डिटेक्टर होगा उसमें स्टडी करेंगे
तो जो बी निकला है इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक्स क्या वाई क्या होगा, जो वाई इसके अंदर यानी सब न्यूक्लियस जो चेंज हुए हैं एक्स से वाई में वो क्या होंगे। तो यानी बी के ज़ाहिर है मास नंबर से, चार्ज से हम ये पता कर सकते हैं कि क्या बी जो निकला है उसके बाद वाई क्या हुआ होगा। ठीक है, while B is a light particle that can be detected and measured. Generally, A and B will be nucleons of light nuclei, but occasionally B will be a gamma ray. सो समटाइम ऐसा होगा कि आपके पास इनकमिंग पार्टिकल जो है वो आके टारगेट न्यूक्लियस पे स्ट्राइक करेगा और उसके नतीजे में टारगेट न्यूक्लियस जस्ट एक्साइट हो जाएगा, वो अपनी नेचर चेंज नहीं करेगा, यानी एक्स से वाई में नहीं जाएगा बल्कि एक्स स्टार हो जाएगा। सो एक्स से वो एक्स स्टार हो जाएगा। उसके बाद थोड़ी देर में वो एक्स स्टार चूँकि एक सिंबल है कि एक न्यूक्लियस जो है वो एक्साइटेड है, सो वो डी एक्साइट होगा और गैमा रे एमिट कर देगा। इन विच केस द रिएक्शन इज़ कॉल्ड रेडिएटिव कैप्चर। इट विल बी कॉल्ड एज रेडिएटिव कैप्चर, कि जो भी इनकमिंग पार्टिकल आया था इट गॉट कैप्चर्ड एंड इन द रिटर्न वी हैव अ रेडिएशन coming out of the nucleus. If A and Y, if A is a gamma ray, the reaction is called nuclear effect, so nuclear photo effect. So if also जो इनकमिंग पार्टिकल है वो भी एक फोटोन हो और आउटगोइंग पार्टिकल भी एक फोटोन हो, ये एक न्यूक्लियर फोटो इफेक्ट कहलाता है। ठीक है, सो अगर तो इनकमिंग पार्टिकल जो है वो एक पार्टिकल है और आउटगोइंग पार्टिकल एक गैमा रे है, सो दिस इज़ अ रेडिएटिव कैप्चर। बट ऑल्सो इफ़ ए इज़ गैमा रे तो ये फोटो न्यूक्लियर फोटो इफेक्ट होगा। एन ऑल्टरनेटिव कम्पैक्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग द रिएक्शन इज़ दिस। सो ये आप सिंपली इसको लिखते हैं एक्स जो कि टारगेट न्यूक्लियस है और इस तरफ वाई जो कि प्रोडक्ट न्यूक्लियस है। बीच में आप ब्रैकेट में ए और बी को लिखते हो, यानी ए इनकमिंग पार्टिकल, बी प्रोडक्ट या आउटगोइंग पार्टिकल। सो दिस इज़ अ कन्वीनियंट वे, क्योंकि हम क्या करते हैं कि यूजुअली हम ए और बी पे मोस्टली कॉन्सेंट्रेट कर रहे होते हैं। सो हम कहते हैं कि जी अगर इनकमिंग पार्टिकल ये है और आउटगोइंग पार्टिकल ये है तो कौन कौन से न्यूक्लियस ये रिएक्शन करते हैं। सो एक्स और वाई इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, हम रिएक्शन की टाइप्स को फिर डिफाइन करते हैं बेस्ड ऑन ए और बी। सो हम कहते हैं अल्फ़ा न्यूट्रॉन रिएक्शन, न्यूट्रॉन गैमा रिएक्शन। ठीक है, तो इसकी हम एग्जांपल भी आगे पढ़ेंगे कि यानी ट्रांसम्यूटेशन बाय अल्फ़ा पार्टिकल या उसके नतीजे में किन किन न्यूक्लियस से अल्फ़ा पार्टिकल एब्जॉर्ब करने के बाद न्यूट्रॉन निकलता है। सो इस तरह सो यानी हम मोस्टली इनकमिंग पार्टिकल और आउटगोइंग पार्टिकल जो है उसकी बेस के ऊपर रिएक्शंस को जो है वो कैटेगराइज कर रहे होते हैं या स्टडी कर रहे होते हैं। We classify reaction in many ways. If incident particle and outgoing particle are same, corresponding to x and y are the same. So simply अगर आपके पास इनकमिंग और आउटगोइंग पार्टिकल सेम हो, सो फॉर एग्जांपल x पड़ा हुआ था, a आया, इसने इसको स्ट्राइक किया और a ही वापस चला गया और x x ही रहा, तो ये एक ऐसा रिएक्शन होगा जिसमें पार्टिकल सिंपली स्कैटर्ड हुए हैं और दे डिड नॉट एक्सचेंज एनी काइंड ऑफ एनर्जी। सो इस रिएक्शन को हम सिंपली एक स्कैटरिंग प्रोसेस कहेंगे। इसमें स्कैटरिंग इलास्टिक होगी अगर तो ये दोनों पार्टिकल जो है वो इफ़ वाई एंड बी आर इन देयर ग्राउंड स्टेट। ठीक है, सो क्या कहता है कि वी क्लासीफाई रिएक्शन इन मैनी वेज। इफ़ द इंसिडेंट आउटगोइंग पार्टिकल आर सेम, सो corresponding to x and y are also same, it is a scattering process. सो इसमें क्या होगा कि y और b तो वही है ना जो x और a है, सो यानी कुछ भी चेंज नहीं हुआ, सो ये एक इलास्टिक स्कैटरिंग होगी। बट इफ़ y एंड b जो कि x और a ही थे हमारे केस में, अगर वो समहाउ देयर एनर्जी इज़ मोर या लेस देन द एनर्जी ऑफ a एंड x, सो यानी इनिशियल जो हमारे रिएक्टिंग न्यूक्लियन या न्यूक्लियाई थे, सो अगर उनसे उनकी एनर्जी में डिफरेंस है तो ये सिंपली एक नॉन इलास्टिक या इन इलास्टिक जो है वो स्कैटरिंग होगी। सो स्कैटरिंग इज़ इलास्टिक इफ़ ए एंड बी हैज़ द सेम एनर्जी एज इनकमिंग पार्टिकल हैज़ सेम एनर्जी एज आउटगोइंग पार्टिकल, और अगर उनकी एनर्जी जो है वो डिफरेंट है तो ये एक इन इलास्टिक स्कैटरिंग होगी। स्कैटरिंग इसलिए क्योंकि इसमें ऐसा हो रहा है कि पार्टिकल्स सिंपली आके न्यूक्लियस से किसी तरह मतलब डाइवर्ट हो रहे हैं, स्कैटर हो रहे हैं उसकी एनर्जी से। सो वो न्यूक्लियस के अंदर जाकर रिएक्शन नहीं कर रहे, वो न्यूक्लियस एक्स था वो एक्स ही रह रहा है। ठीक है, या आपका जो इनकमिंग पार्टिकल है वो ए था तो वो ए ही रह रहा है। ठीक है, हम उसको वाई भी कह रहे हैं,
लेकिन ये कि वो एक्स और ए ही हैं, यानी ऐसे रिएक्शन जिसमें कि सिंपली एक स्कैटरिंग हो रही है और पार्टिकल जो है वो चेंज नहीं हो रहे, उनकी नेचर चेंज नहीं हो रही, एक्स वाई में नहीं चेंज हो रहा या ए बी में नहीं हो रहा, बट सिंपली दे आर बीइंग स्कैटर्ड। सो अगर उस स्कैटरिंग के अंदर ए और एक्स जो है उनकी एनर्जी में कोई फ़र्क नहीं आता, ए जिस एनर्जी के साथ आया था उसी के साथ वापस जा रहा है, तो हम कहेंगे ये इलास्टिक है। और अगर ए की एनर्जी में कुछ चेंज आया है, यानी कुछ एनर्जी उसने एक्स को इम्पार्ट कर दी है या वाइस वर्सा, तो उसमें क्या होगा, ये इन इलास्टिक स्कैटरिंग कहलाएगी। इफ़ वाई एंड बी आर इन एक्साइटेड स्टेट फ्रॉम विच जो फर्दर क्या होगा कि अगर वो एक्साइटेड हैं अपनी फाइनल स्टेट में, जब वो रिएक्शन हो गया वो एक्साइटेड हैं, तो गैमा रे इमिट करके वो डी एक्साइट हो जाएंगे। समटाइम ए एंड बी आर द सेम पार्टिकल बट द रिएक्शन causes yet another nucleon to be ejected separately. So there are three particles, ठीक है। सो इस रिएक्शन को हम कहते हैं नॉकआउट रिएक्शन, कि यानी इनकमिंग पार्टिकल आया, सो इनकमिंग पार्टिकल आया, उसने बम्बार्ड किया टारगेट न्यूक्लियस के ऊपर, और ये कि ये इनकमिंग पार्टिकल जो था ए ऐसे ही चला गया वापस, एक्स जो है वो वाई में चेंज हो गया, बट साथ में एक बी पार्टिकल भी निकल गया। सो यानी अब हमारे पास वाई है, ए है और बी है। ए ख़ुद भी चला गया, लेकिन ये कि उसने जाते जाते वाई में कुछ ऐसा चेंज कर दिया, वाई को ट्रिगर कर दिया कि वाई ने बी को भी बाहर निकाल दिया। सो ये तीन यानी पार्टिकल हमारे पास आएंगे, ये नॉकआउट रिएक्शन कहलाता है। और इसी तरह का एक रिएक्शन है ट्रांसफ़र रिएक्शन, जिसमें कि 1 और 2 न्यूक्लियन आर ट्रांसफर्ड बिटवीन प्रोजेक्टाइल एंड टारगेट, सच एन इनकमिंग ड्यूट्रॉन टर्निंग इनटू आउटगोइंग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सो इसमें क्या होगा, सो वहाँ पे तो ये है कि हमारा इनकमिंग पार्टिकल नॉकआउट में इनकमिंग पार्टिकल वैसे ही जा रहा है और साथ में एक और पार्टिकल निकल रहा है। इसमें क्या होगा कि इनकमिंग पार्टिकल में चेंज आ जाएगा। सो इनकमिंग पार्टिकल या तो टारगेट न्यूक्लियस से जाता हुआ एक न्यूक्लियन को उठा लेगा, सो यानी चेंज हो जाएगा। सो फॉर एग्जांपल इफ़ प्रोटॉन है तो ड्यूट्रॉन बन जाएगा। और अगर या ये होगा कि इनकमिंग पार्टिकल न्यूक्लियस में जाते जाते जो न्यूक्लियस में चेंज आया वो ये होगा कि वो अपना कोई न्यूक्लियन न्यूक्लियस को जो है वो दे देगा। सो यानी फॉर एग्जांपल लेट से ड्यूट्रॉन आ रहा था और उसने एक टारगेट न्यूक्लियस एक्स के बम्बार्ड किया, ड्यूट्रॉन ने इसको अपना प्रोटॉन दिया और ख़ुद न्यूट्रॉन बन के यहाँ से बाहर निकल गया। इसी तरह यानी इसी तरह का रिएक्शन जिसमें कि इनकमिंग पार्टिकल जो है वो अपना कुछ या तो दे के उसको टारगेट न्यूक्लियस को कुछ दे देता है या वहाँ से कुछ ले लेता है। सो सच एन एज एन इनकमिंग न्यूट्रॉन, so that these reactions are called transfer reaction. Reactions can also be classified by mechanism that governs the process. क्या mechanism यानी किस प्रोसेस के थ्रू रिएक्शन हुआ है। सो देर आर टू मेन कैटेगरीज इन दिस टाइप ऑफ, मतलब इस तरह की जब हम बात करें हैं कि भाई मैकेनिज़्म क्या है, प्रोसेस क्या है कि जिसके थ्रू रिएक्शन हो रहे हैं, तो उसमें हम दो कैटेगरीज हैं हमारे पास। एक तो डायरेक्ट रिएक्शंस हैं, ऑफ विच ट्रांसफ़र रिएक्शंस आर एन इम्पॉर्टेंट सब ग्रुप, ठीक है। डायरेक्ट रिएक्शन जो है वो उसी का एक सब ग्रुप या उसी की एक टाइप जो है, यानी हम यूँ कह लो कि रिएक्शंस जो हैं उनको हम मेनली एज ओवरऑल अगर हम देखें तो दो तरह के रिएक्शंस होते हैं। एक तो होता है डायरेक्ट रिएक्शन और दूसरे होते हैं आई थिंक कंपाउंड न्यूक्लियर रिएक्शन या कंपाउंड न्यूक्लियर मैकेनिज़्म। सो डायरेक्ट मैकेनिज़्म या डायरेक्ट मैकेनिज़्म के तौर पे हम डायरेक्ट रिएक्शंस को दो टाइप में डिवाइड करते हैं, डायरेक्ट रिएक्शंस और कंपाउंड न्यूक्लियर रिएक्शंस, ठीक है। सो डायरेक्ट रिएक्शंस क्या हैं, जिनमें कि जैसे ट्रांसफ़र रिएक्शन था कि इनकमिंग पार्टिकल आया, उसने अपना कुछ न्यूक्लियस के साथ एक्सचेंज किया, फिर चला गया, और ओनली वेरी फ्यू न्यूक्लियन टेक पार्ट इन सच रिएक्शंस। आप कह लो कि with the remaining nucleon of target nucleus serving as passive spectators. So बाकी सारे so अगर हम न्यूक्लियस की बात करें, लेट्स से ये एक्स है तो इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियन हैं और एक इनकमिंग पार्टिकल ए आया और इसने ए ने इसके साथ रिएक्शन किया, बट ये रिएक्शन सिर्फ चंद न्यूक्लियन के साथ इसने इंटरेक्ट किया और यहाँ से निकल गया बी बन के या कुछ भी और बन के। बाकी के सारे जो न्यूक्लियन थे जो इस न्यूक्लियस के अंदर, ये सारे एक पैसिव स्पेक्टेटर्स हैं, दे डोंट रियली टेक पार्ट इन द रिएक्शन में टेक पार्ट करने वाले सिर्फ चंद एक न्यूक्लियन है जिनके साथ इनकमिंग पार्टिकल ने जो है वो कुछ बातचीत की है। सच रिएक्शंस माइट इंसर्ट और रिमूव सिंगल न्यूक्लियन फ्रॉम अ शेल मॉडल स्टेट। शेल मॉडल स्टेट में हम जाहिर है हम ये कह रहे हैं कि किसी एक शेल से उस न्यूक्लियन ने या तो पार्टिकल उसमें एंटर कर दिया या वहाँ से रिमूव कर दिया, and might therefore serve as ways to explore the shell structure of the nucleus. So direct reactions में incoming particle ने चंद एक
आप कह लो इनको हम ये भी कहते हैं कि सरफेस न्यूक्लियन जो है ना उनके साथ इंटरेक्ट किया है। सो इनकमिंग पार्टिकल के पास यानी इतना टाइम नहीं था कि वो सारे पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट करता, उसने चंद एक सरफेस न्यूक्लियन के साथ इंटरेक्ट किया, और वो सरफेस न्यूक्लियन जाहिर है किसी आउटर शेल के अंदर लाई कर रहे होंगे न्यूक्लियस के। सो हम इस डायरेक्ट रिएक्शन से आउटर शेल या शेल मॉडल को स्टडी कर सकते हैं। हम उन स्टेट्स को स्टडी कर सकते हैं जिन स्टेट से इस इनकमिंग पार्टिकल ने अपने पार्टिकल एक्सचेंज किए हैं, ठीक है, या दिए हैं या वहाँ से लेके चला गया है। सो हम उनको स्टडी कर सकते हैं। मैनी एक्साइटेड न्यूक्लियर many excited states of y can be reached in these reactions, ठीक है। so greater the energy of the incoming particle, greater down to the nucleus की यानी अंदर तक आप जो है पेनिट्रेट कर सकते हैं, और जो y न्यूक्लियस है उसकी जो शेल मॉडल स्टेट्स हैं उनको स्टडी कर सकते हैं। the other extreme is called the compound nuclear mechanism या compound nuclear reactions, in which the incoming and target nucleus merely briefly for a complete merge briefly for a complete sharing of energy between before the outgoing nucleon is ejected। so इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो इनकमिंग पार्टिकल है, सॉरी ये जो सो दिस इज़ एक्स, और इसके बाद जो न्यूक्लियन है हमारा इनकमिंग पार्टिकल इन सारे न्यूक्लियन के साथ ब्रीफली इंटरेक्ट करता है। या आप ये कह लो कि इनकमिंग पार्टिकल जो है वो वंस इट एंटर्स द न्यूक्लियस इट लूजेज इट्स आइडेंटिटी, और वो समझो न्यूक्लियस का पार्ट बन जाता है, और ये इसके अंदर अपनी एनर्जी जो है वो शेयर कर रहा था सारे इन पार्टिकल्स के अंदर। सो सारे पार्टिकल जो है उनको पता चलता है कि जी एक इनकमिंग पार्टिकल आया था। समवट लाइक evaporation of so outgoing न्यूक्लियन इज इजेक्टेड। सो ब्रीफली सारे न्यूक्लियन के साथ एनर्जी शेयर होती है बिफोर द आउटगोइंग न्यूक्लियन इज इजेक्टेड। समवट लाइक evaporation ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हॉट लिक्विड। सो इसमें हम ये कह रहे हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से एक हॉट लिक्विड है, पानी है, हम उसको हीट अप करते हैं। ये एनर्जी ऐसा नहीं होता कि पानी जो है वो ये एनर्जी पानी के चंद मॉलिक्यूल्स लें और वहाँ से निकल जाएं, क्योंकि ऐसा अगर होगा तो इवन पानी जो है वो 10 डिग्री के ऊपर भी उबल सकता है, सही है। लेकिन पानी जो है वो 100 डिग्री के ऊपर उबलता है, क्योंकि पानी की एनर्जी जो भी मतलब हमारे पास एनर्जी है वो एक इवन डिस्ट्रीब्यूशन उसकी होती है अमंग ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ द वाटर। सो उसमें से फिर हम अगर एवेपोरेशन की बात भी करें तो हमें पता है कि जो लाइक जो भी हमारे पास एनर्जी है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से होती है, और जो भी ये पार्टिकल्स हैं दे हैव अ वेरी हाई वेलोसिटी एंड दोज आर वेरी स्मॉल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सो अगर आपके पास इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी ना हो तो इवन यानी आपके पास जो लो एनर्जी के पार्टिकल हैं वो भी इवेपोरेट हो सकते हैं। बट ये कि बात कहने का ये मकसद है कि जो एनर्जी है वो सभी में डिस्ट्रीब्यूट होगी, और फिर ये कि इवेंचुअली वो चंद एक न्यूक्लियन होंगे जिनके पास बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी होगी, वो वहाँ से एस्केप कर जाएंगे, और फिर एनर्जी की रीडिस्ट्रीब्यूशन होगी, और अगेन सम न्यूक्लियन जो है या सम पार्टिकल जो हैं वो इनफ एनर्जी हासिल कर लेंगे कि वो एवापोरेट हो जाएं। जो ऐसा होता रहेगा अनटिल के सारा लिक्विड जो है वो एवापोरेट ना हो जाए। तो यानी होगा ये कि आपकी एनर्जी जो है वो सारे पार्टिकल्स के अंदर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगी, और फिर वो कहीं जाके कुछ पार्टिकल वहाँ से रिमूव होंगे। तो यही काम यहाँ पे हो रहा है। बट ज़ाहिर है इस चूँकि ये न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं तो वो टाइम जो इन्वॉल्व है वो इतना ज़्यादा नहीं है। सो हम देखेंगे कि देयर इज़ ओनली अ वेरी स्मॉल डिफरेंस इन टाइम, ऑल्दो न्यूक्लियर रिएक्शंस में वो डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा है। यानी कंपाउंड न्यूक्लियर रिएक्शन जो है वो स्लाइटली एक ज़्यादा टाइम लेते हैं होने में, 10⁻⁻15 से -16 सेकेंड तक, जबकि जो रिएक्शंस डायरेक्ट हैं दे आर क्विक, और वो चूँकि वो सरफेस न्यूक्लियन के साथ ही हो जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेते होने के लिए। सो ये क्विक रिएक्शंस होते हैं और ये 10⁻22 सेकेंड में रहते हैं। सो ये एक डिफरेंस है इनकी टाइमिंग में भी। बिटवीन दीज टू एक्सट्रीम्स आर दी रेजोनेंस रिएक्शंस। तो रेजोनेंस रिएक्शन जो है वो एक आप कह लो कि इंटरमीडिएट है इन दोनों में, इन विच द इनकमिंग पार्टिकल फॉर्म ए क्वासी बाउंड स्टेट बिफोर द आउटगोइंग पार्टिकल इज इजेक्टेड। सो क्वासी बाउंड स्टेट में वो पार्टिकल जो है वो कुछ टाइम के लिए वो बाउंड या किसी शेल मॉडल की स्टेट का हिस्सा बन जाता है। सो यानी ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल वो ब्रीफली यानी इंटरेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा
स्मॉल भी नहीं है और चंद एक न्यूक्लियन के साथ भी नहीं है, बल्कि ये कि वो एक तरह से पहले न्यूक्लियस का हिस्सा बनता है और फिर जो है वहाँ से। सो यानी रेजोनेंस से आप यूँ समझ लीजिए कि इनकमिंग पार्टिकल की एनर्जी न्यूक्लियस की जिस स्टेट के साथ मैच करती है वहाँ से रेजोनेंस होती है, उस पॉइंट पे रेजोनेंस होती है और न्यूक्लियर और वो जो पार्टिकल इनकमिंग है वो वहाँ पे कैप्चर हो जाता है एंड फिर देन जो है वहाँ पे कैप्चर होने के कुछ टाइम के बाद वो फिर वहाँ से जो है वो निकलता है। सो यानी अगेन न्यूक्लियस की में सारी न्यूक्लियन के साथ एनर्जी शेयर नहीं हो रही बट बल्कि चंद एक न्यूक्लियन के साथ हो रही है। सो यानी और ये कि इतनी भी चंद न्यूक्लियन के साथ नहीं हो रही कि जो इनकमिंग पार्टिकल है वो बिल्कुल न्यूक्लियस के साथ सरफेस पे इंटरेक्ट कर रहा है। सो डायरेक्ट रिएक्शंस उसके बिल्कुल ऑपोजिट कंपाउंड न्यूक्लियर रिएक्शन और बीच में एक रेजोनेंस रिएक्शन जो है वो हमारे पास है। अच्छा, अब ये मेरे पास एमबीडी है, आपने इन रिएक्शन को यहाँ से भी देख लेना है, यहाँ पे इसकी एग्जांपल साथ में लिखी हुई हैं। तो ये पेज नंबर देख लीजिए 257 है। टाइप्स ऑफ रिएक्शन में स्कैटरिंग रिएक्शन हमने बात की कि जिसमें इनकमिंग और आउटगोइंग पार्टिकल सेम होते हैं, और इसमें फर्दर हमने कहा कि ये इलास्टिक और इनलास्टिक स्कैटरिंग होती है। ठीक है, तो ये उसकी एग्जांपल उसने दी हुई है, गोल्ड अल्फा पार्टिकल और वो गोल्ड ही रहता है। सो ये तो वही वाला डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस वाला रिएक्शन है। इन इलास्टिक स्कैटरिंग में इनकमिंग पार्टिकल ने वाई एक्स को एक्साइट किया, इनमें से कोई एक्साइटेड स्टेट में रह जाता है ना, तो इसका जो एग्जांपल है वो ये है। कैप्चर रिएक्शंस में इनकमिंग पार्टिकल जो है इज़ कैप्चर्ड बाय टारगेट न्यूक्लियस एंड अ न्यू न्यूक्लियस इज फॉर्म्ड। द न्यू न्यूक्लियस इन जनरल हैज़ अ कंसिडरेबल एक्सेस एनर्जी एंड सो ये आपने देखा कि इस तरह के रिएक्शन को हम कह रहे थे कैप्चर रिएक्शन को रेडिएटिव कैप्चर। ठीक है, तो इनकमिंग पार्टिकल जस्ट कैप्चर्ड बाय द न्यूक्लियस और उसके नतीजे में वो एक्साइट हो गया और एक्साइट होने के बाद जब उसने गैमा रे एमिट किया तो ये मतलब ये इस टाइप का रिएक्शन है। Disintegration reaction में most type of nuclear reaction in which the incident particle is absorbed and different particle is ejected. The weight is important. So प्रोटॉन एब्जॉर्ब हुआ है और न्यूट्रॉन इजेक्ट हो गया। ठीक है, सो प्रोटॉन एब्जॉर्ब हुआ, अल्फा पार्टिकल इजेक्ट हो गया। तो इस तरह ड्यूट्रॉन रिएक्शन है जिनमें ड्यूट्रॉन आया और अल्फा पार्टिकल जो है वो निकला। तो इस तरह ठीक है, डिसइंटीग्रेशन रिएक्शंस में आपके पास इनकमिंग पार्टिकल और आउटगोइंग पार्टिकल डिफरेंट हैं। अल्फा पार्टिकल की रिएक्शन है, न्यूट्रॉन की रिएक्शन है, सो ये सारी इसकी टाइप ऑफ रिएक्शन है, यानी बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन इनकमिंग पार्टिकल। फोटो डिसइंटीग्रेशन रिएक्शन में आपके पास क्या होगा कि आपका इनकमिंग पार्टिकल जो है वो फोटोन होगा। ठीक है, सो इनके अंदर जो है वो प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, न्यूट्रॉन और फोटोन, सो ये सारे डिसइंटीग्रेशन रिएक्शन है जिसमें कि एक इनकमिंग पार्टिकल जो है वो एक डिफरेंट आउटगोइंग पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाता है। कन्वर्ट तो नहीं, यानी इनकमिंग पार्टिकल और होता है और आउटगोइंग और होता है। सो इनमें ये अगर वो गैमा के साथ है तो फोटोन या फोटो, और बाकी के साथ ये इस तरह के रिएक्शन होंगे, ये आपने देख लेने हैं। डायरेक्ट रिएक्शन स्ट्रिपिंग रिएक्शन उसकी एक एग्जांपल है जिसमें कि इनकमिंग पार्टिकल आता है और वो कुछ जैसे हम कह रहे थे, आई थिंक इसको हमने ट्रांसफ़र रिएक्शन कहा था, जिसमें कि हम एक ड्यूट्रॉन जो है कुछ ट्रांसफ़र कर देगा टारगेट न्यूक्लियस को। तो ड्यूट्रॉन जो है प्रोटॉन चला गया, बाहर निकल गया, और ड्यूट्रॉन ने एक न्यूट्रॉन जो है वो कॉपर को दे दिया। सो कॉपर 29 से कॉपर 2963 से 2964 बन गया। सो ये डायरेक्ट रिएक्शन है, यानी सरफेस से ही एक न्यूट्रॉन देके वो आगे चला गया। पिकअप रिएक्शन में इसी का उलट जो है पिकअप रिएक्शन है जिसमें कि आपका इनकमिंग पार्टिकल जो है वो टारगेट न्यूक्लियस के ऊपर से कुछ पिक करके आगे चला जाएगा या कुछ उससे ले लेगा। जैसे फॉर एग्जांपल इसी को अगर मैं उल्टा करूं, यानी ये रिएक्शन ऐसा भी हो सकता है कि प्रोटॉन आया और उसने वो ड्यूट्रॉन बन के आगे चला गया। सो इसने टारगेट न्यूक्लियस से एक न्यूट्रॉन लिया, ड्यूट्रॉन बन गया और आगे चला गया। सो ये रिएक्शन जो है वो इसका उलट होगा, स्ट्रिपिंग रिएक्शन का उलट। पिकअप रिएक्शन जाते जाते उसने एक और न्यूक्लियस जो है वो ले लिया, न्यूक्लियन जो है वो ले लिया। स्पॉलेशन रिएक्शन जो है उसमें क्या है,
has projectile has sufficiently large energy that target nucleus split into 2 to 3 nuclei, and some alpha particle leaving behind a number of nuclei in significantly smaller mass. Such a reaction is called spallation reaction. यानी उसने जो है वो इसकी एग्जांपल जो है न्यूक्लियर फिशन इज एन एग्जांपल ऑफ स्पॉलिशन रिएक्शन, जिसमें कि इनकमिंग पार्टिकल आता है और जो टारगेट न्यूक्लियस है वो एग्जैक्टली दो छोटे न्यूक्लियर में चेंज हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। एक न्यूक्लियर रिएक्शन में यानी नॉर्मल न्यूक्लियर रिएक्शन में तो ये होगा कि एक हैवी न्यूक्लियस रहेगा और एक स्मॉलर पार्टिकल बाहर निकलेगा। अगर दोनों तो लाइटर न्यूक्लियर बन जाते हैं तो दिस रिएक्शन विल बी फिशन, और ये इस कैटेगरी के अंदर आएगा। न्यूक्लियर फिशन में फिर आपको उसकी एग्जांपल भी दी हुई है कि यूरेनियम जो है क्रिप्टॉन और बेरियम में चेंज हो जाता है। क्रिप्टॉन और बेरियम एक स्लाइटली मीडियम आप कह लो कि मास के न्यूक्लियाई हैं। हैवी आयन रिएक्शन में आपके पास हमने कहा था ऐसे पार्टिकल्स जो कि इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 40 लेस देन इक्वल टू 40 मास नंबर के जो पार्टिकल न्यूक्लियाई हैं वो भी रिएक्शन कर सकते हैं। और वन ऑफ सच रिएक्शन इज़ दिस, जिसमें कि आपके पास एल्युमिनियम है, उसके ऊपर हम कार्बन जो है उसको बम्बार्ड कर रहे हैं और ये यानी ये पोटाशियम बन रहा है। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन वाज ऑब्जर्व इन 1950 और this type of reaction has properties of both compound nucleus and of stripping and pickup mechanism. stripping and pickup mechanism जो है डायरेक्ट रिएक्शंस हैं, यानी इस रिएक्शन में दोनों जो है वो प्रॉपर्टीज़ हैं। हाई एनर्जी रिएक्शन जो हैं वो 150 MeV से ज़्यादा एनर्जी के होते हैं। न्यू टाइप ऑफ रिएक्शंस हैं जिनमें कि मीजॉन और स्ट्रेंज पार्टिकल आर इजेक्टेड अलोंग दी विद, सो ये हमने बात की। स्पॉन्टेनियस डीके, अल्फ़ा एंड बीटा डीके प्रोसेस जो हैं वो भी रिएक्शन के तौर पे स्टडी किए जाते हैं। इनको हम स्पॉन्टेनियस डीके कहते हैं, यानी जो रेडियो एक्टिव डीके हैं। फ्यूजन रिएक्शन है फिर, इन रिएक्शन में क्या है कि स्मॉलर लाइटर एलिमेंट्स कंबाइन टू गिव न्यू एलिमेंट्स लार्जर मास के, तो इनके एनर्जी जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है। सो ये रिएक्शंस भी हैं आपके पास। सो ये आपके पास है जी टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस, और इनको आपने विद एग्जांपल जो है वो आपको इन रिएक्शंस के बारे में पता हो। एक तो ये कि हैं क्या, और फिर उनके बारे में उनकी कोई ना कोई एग्जांपल आपने एक आधी सभी की कर लेनी है। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह फर्दर इसको कंजर्वेशन लॉज या आगे कुछ देखेंगे।